नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ भारत। आज की शो में हम बात करने जा रहे हैं डिजिटल रेप के बारे में। क्या है डिजिटल रेप? लेकिन इससे पहले थोड़ा समझते हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे घर में सेफ हैं, या फिर पड़ोसी के घर में सेफ है, या आपने अपने बच्चे को अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेजा हुआ है, या किसी टीचर के यहाँ भेजा हुआ है। जहां भी आप अपने बच्चों को भेजते हैं, आप सोचते हैं कि हमारा बच्चा सेफ है, सुरक्षित है, उसके साथ में किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं घटेगी। खास तौर से यौन संबंधी कोई भी घटना नहीं घटेगी, वो किसी भी यौन हिंसा का शिकार नहीं होगा, उसके ऊपर बड़े बुजुर्गों का हाथ बना रहेगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, जो हमने देखा है, कि बच्चे यौन हिंसा का शिकार हो जाते हैं। बच्चों के साथ साथ यौन हिंसा का शिकार महिलाएं भी होती हैं। और महिलाएं जब शिकार होती हैं तो किस तरह से वो शिकायत कर पाती हैं या नहीं कर पाती हैं, यह अपने आप में एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन बच्चे और महिलाएं यौन हिंसा का शिकार हो जाते हैं, और बहुत आसानी से होते हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हैं कि आखिरकार ये जो यौन हिंसाएं हैं वो किस किस तरीके की होती हैं। इसी में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है डिजिटल रेप। डिजिटल रेप का मामला उस दिन से सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना है, सबसे ज्यादा सामने आया है, जब से नोएडा, ग्रेटर नोएडा से एक 81 साल का बुजुर्ग इस मामले में गिरफ्तार हुआ। वो बुजुर्ग जो एक बच्चे का काफी सालों से यौन शिकार कर रहा था। उसके बाद से एक नई चर्चा शुरू हो गई कि डिजिटल रेप क्या है। डिजिटल शब्द सुनने से लगता है कि आपको इसके अंदर किसी मोबाइल फोन का इस्तेमाल हुआ होगा, या कोई अलग तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई होगी, या हम इंटरनेट की बात करते हैं, वीडियो की बात करते हैं। लेकिन ऐसा इसमें है कुछ नहीं। डिजिटल का मतलब डिजिट डिजिट से है। डिजिट यानी कि जो नंबर्स होते हैं। तो डिजिट जो है वो क्या है? डिजिट के अंदर हाथों की उंगलियां, या अंगूठा, या फिर पैर के अंगूठा, या इस तरह की चीजें इसमें इस्तेमाल होती हैं। डिजिटल रेप की जो श्रेणी है या इसकी जो व्याख्या है, ये निर्भया के बाद से आई संज्ञान में, और इसको निर्भया कानून भी कहा जाता है। यानी कि मैं बात कर रहा हूं सन 2013 की। सन 2013 के निर्भया कांड के बाद से डिजिटल रेप की चर्चाएं हुई, इस पे एक कानून बना। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त हो रही है जब से ये नोएडा का मामला सामने आया है, जिसपे एक बुजुर्ग ने एक बच्चे को शिकार बनाया डिजिटल रेप के लिए। तो आखिरकार क्या है डिजिटल रेप? इस पे क्या होना चाहिए? कैसे हमारे बच्चे घर में सुरक्षित रहेंगे? कैसे हमारी महिलाएं घर में सुरक्षित रहेंगी या घर से बाहर सुरक्षित रहेंगी? और अलग अलग तरीका जो अपनाया जाता है रेप करने के लिए, उस पर रोकथाम कैसे लगेगी? क्या होना चाहिए? और रही बात सरकार की, तो सरकार इसके ऊपर क्या कर रही है, हमारे जुडिशरी सिस्टम इसके ऊपर क्या कर रहा है, और विपक्ष इसके ऊपर क्या कर रहा है, इस पर हम बातचीत करेंगे आज। जिसमें हमारे कुछ पैनलिस्ट जुड़ेंगे, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता मेघना श्रीवास्तव है, भारतीय जनता पार्टी से आलोक चौबे जी हैं, कांग्रेस से लक्ष्मीकांत शर्मा जी हैं, और न्यूज रूम से मेरी सहयोगी दर्शना सिंह जुड़ेंगी। लक्ष्मीकांत जी तरफ जाऊंगा। लक्ष्मीकांत जी कांग्रेस के नेता भी हैं और वकील भी हैं। लक्ष्मीकांत जी, आप जी इसको सर। किस तरीके से देख रहे हैं, और कानून की दृष्टि से आप कैसे देख रहे हैं इसको? क्या होना चाहिए इसके अंदर, और क्या करना चाहिए सरकार को? अजय भाई, देखिए, जहां तक कानून का मामला है, हर अपराध के लिए कानून है। जी। कोई अपराध छोटा हो, कोई बड़ा हो, जब से दुनिया बनी है किसी ना किसी रूप में, चाहे वो राजशाही रही है तब भी दंड संहिता होती थी, चाहे लोकतंत्र आया है, सरकारें आई, तब भी दंड दंड संहिता है। अपराध के हम्म। लिए हम हर क्राइम के लिए सजा देते हैं, कोर्ट में सजा मिलती है, हर जुर्म की सजा मिलती है, लेकिन बावजूद उसके अपराध रुकता नहीं है। कत्ल की सजा फांसी है, लेकिन क्या कत्ल रुकते हैं? तब भी फांसी भी होती है, कत्ल भी होते हैं। इसी तरीके से जो बच्चों का उत्पीड़न है, या इसको हम यौन उत्पीड़न की बात करते हैं, महिलाओं के साथ है या बच्चों के साथ है, जिसको हम सीधे सीधे रेप का मामला, बलात्कार का मामला कह देते हैं, ये आशा नहीं है कि कोई अब हो रहा है, ये शुरू से चलते रहने के लिए सजा का प्रावधान भी है। लेकिन मेरा जो मानना है, जो मेरी व्यक्तिगत राय में इसमें महसूस करता हूं काफी टाइम से, अभी मेघना जी ने कहा, मैं सुन रहा था उनको, बड़ी अच्छी उन्होंने बात कही है। दो बातें उन्होंने कही है। एक तो संयुक्त परिवार का जो कल्चर है वो आज खत्म हमारा कहीं ना कहीं हो चुका है। दूसरा ये है कि हम उसको बच्चों को ना भेजें, या जाए तो पेरेंट्स साथ जाए, ये समस्या का समाधान नहीं है। मेरा इसमें मानना यह है कि सबसे पहले जो एक वो जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था हमारा, आज वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले तो एक बाप की 4-5 औलाद हुआ करती थी, 4-5 भाई होते थे, 2-3 बहनें होती थी, तो वो ज्वाइंट परिवार होता था।
लेकिन आजकल सब क्या है कि किसी भी पिता के एक या हद से हद ज्यादा दो औलादे हैं, इससे ज्यादा कोई औलाद किसी किसी के पास नहीं है। लेकिन संस्कारों की जो कमी है, जो परिवारों की पृष्ठभूमि है, आज हम बच्चे को स्कूल भेजने के बाद ये मान लेते हैं कि शायद हमारा दायित्व बिल्कुल खत्म हो चुका है, या उसको किसी के जिम्मे लगाने के बाद पेरेंट्स जो है वो दायित्व से मुक्ति पा लेते हैं। मेरा मानना यह है कि जब तक बच्चे को संस्कार नहीं दिए जाएंगे, देखिए अब मैं जुडिशरी जुड़ा व्यक्ति हूं, कानून से जुड़ा व्यक्ति हूं, लेकिन उसके अलावा सामाजिक व्यक्ति भी हूं, राजनीतिक व्यक्ति हूं। लेकिन राजनीति और कानून दोनों समाज से ही पैदा होते हैं। समाज, मेरी नजर में समाज का जो दायित्व है, समाज सबसे बड़ा होता है। एक मोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। आज के दौर में जब बच्चा जन्म लेता है, हम सबसे पहले क्या कहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, लक्ष्मीकांत जी किस तरह की मेरा बात कर बेटा रहे हैं? पॉलिटिशियन बनेगा। लक्ष्मीकांत जी, अरे लक्ष्मीकांत जी, सुनिए 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 सुनिए। आपने जो बात कही संस्कारों की, बच्चों को संस्कार देने की बात नहीं। अरे बच्चों को संस्कार देने वाला सब्जेक्ट तो अलग हो गया। यहाँ पे तो बात हो रही है कि बच्चों को या स्त्रियों को या नई उम्र की लड़कियों को जो 12-13 साल की हैं, 14 साल की हैं, या बड़ी उम्र की भी जो स्त्रियां हैं, उनको जो शिकार बनाया जाता है, जिसके अंदर कोई व्यक्ति अपने प्रभाव का इस्तेमाल करता है या अपने पोजीशन का इस्तेमाल करता है या उसको डराता है, धमकाता है या किसी और वजह से उसको शिकार बनाता है, चाहे कोई भी वजह हो सकती है, उसके अंदर वो जो माध्यम अपना रहा है रेप के लिए या फिर यूं कहें यौन प्रताड़ना के लिए जो माध्यम अपना रहा है, उसकी चर्चा हो रही है कि तो संस्कार किसके हैं, प्रताड़ित करने वाले के या फिर प्रताड़ित होने वाले के? यहाँ पे जो प्रताड़ित जो कर रहा है उसके संस्कारों की बात होगी ना। तो हमें संस्कार किसको देने हैं? समाज में उन लोगों को देने हैं जो ऊपर हैं। यानी कि आप यदि किसी पोजीशन पर बैठे हुए हैं, चाहे आप किसी भी रूप में हो, चाहे वो आप चाचा के रूप में हो, ताऊ के रूप में हो, बुजुर्ग की हैसियत से हो या संरक्षण भी काम कर। अजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। तो आप आ संस्कार तो रहे? हमें हाँ समाज में उन लोगों को देना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ कि आज जो हमारे जो जी जो सोसाइटी है साहब, कि मैं देखिए ज्यादा ताकि पुरानी और बात लोगों नहीं को करता। फ्रेम में लेकर आइए हाँ जिससे कि मैं। हाँ, जी मैं जी जी, जैसे अपनी बात जारी मैंने रखिए। जैसे हम आज से 10-15 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले की अगर हम जाएं, गांव में हम रहते थे। मैं गांव से जुड़ा व्यक्ति हूँ, गांव से आता हूँ। जी अब बेशक अब शहर में रहता हूँ, लेकिन मेरा गांव है, पास में ही है। तो मैं वहां पे एक संस्कार हमारा होता था, चाहे बड़े थे, हमें एक बात सिखाई जाती थी कि यार गांव की बेटी सबकी बहन बेटी होती है। गांव का जो जो बड़ा है उसको हम चाचा ताऊ कहते थे, किसी को अंकल वो आंटी का मामला नहीं था, सब चाचा ताऊ थे। और जहां पर वो संस्कारों की बात है, वो बड़ों चलिए के ठीक है, संस्कार की बात थी। नहीं चलिए ठीक है, हर आप आपकी बात मैंने समझ ली, आपकी बात मैंने समझ ली। मैं अब जो है बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ जाऊंगा। चौबे जी, जी क्या होना चाहिए इसके अंदर? क्या कर रही है आपकी सरकार? देखिए, सबसे मुख्य चीज ये होती है कि कानून जैसे बने हुए हैं, अभी शर्मा जी भी बता रहे थे, हमारी समाज सेविका बहन मेघना जी ने भी बताया है, ज्वाइंट जी फैमिली, ये कानून बने हैं, लेकिन इनका इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है, ये किस ये तो किस आप ही को, ये स्टेट तो में आप ही किस के ऊपर हिसाब से सवालिया हो निशान है रहा है। भाई, नहीं नहीं ये नहीं तो नहीं, आप ही के वो ऊपर वही सवालिया वही निशान है। वही मैं बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ कि जी उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, तब से उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के अपराधों में बहुत बहुत ज्यादा कमी आई है। थोड़ा सा सामाजिक इस समय नोएडा में किसकी सोचने की सरकार है जरूरत साहब? है। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए नोएडा सुनिए, में किस ये नोएडा में किसकी मैं वही सरकार है जो भी एक नहीं, अरे शर्मा जी, लक्ष्मीकांत जी, आप ना अरे एक शर्मा जी, शर्मा एक जी, सेकंड, इसको लक्ष्मीकांत जी, राजनीति शर्मा इसका जी, राजनीतिकरण ना करे, इसका राजनीतिकरण ना शर्मा जी, करे तो लक्ष्मीकांत जी, देखिए बेहतर देखिए होगा ना साहब। देखिए देखिए लक्ष्मीकांत देखिए, जी, अगर चौबे जी की बात पूरी हो जाए फिर मैं आप दोनों की बात कराऊंगा। डिबेट पहले बात पूरी हो जाए। डिबेट डिबेट को हाँ, डिबेट ओपन हो डिबेट जाए। को हम लोगों जी, को थोड़ा सा इस हिसाब से करना चाहिए कि एक दूसरे के बीच में अगर टोका टाकी ना हो तो ज्यादा अच्छा है। नहीं नहीं, कोई नोएडा बात में नहीं, जो घटना हुई है, ये मेरी डिबेट में नहीं होता है। लक्ष्मीकांत जी सुन रहे हैं आपकी बात को। जी
नोएडा में जो घटना हुई है, 80 साल के वृद्ध ने एक मासूम बच्ची के साथ में जो हरकत की है, ये अंदर उसके साथ में रहने वाले, अब अंदर ये सामाजिक उसमें नहीं आया या पब्लिकली उसमें नहीं आया, ये बाद में जब उसने शिकायत की है अंदर, ये वही मेघना जी अभी जो एक बात कह रही थी, शायद उस पर किसी का ज्यादा ध्यान नहीं गया। मैं वही बात मैं कहने जा रहा हूं कि मेघना जी ने जो कहा है कि ज्वाइंट फैमिली प्लस अपने संस्कार जो दिए जाते हैं वो इस प्रकार से होने चाहिए, और अगर कोई मामला पकड़ में आता है तो उस पर इतनी सख्ती से उस पर कदम उठाए जाने चाहिए जिससे भविष्य में कोई दूसरा करने की कोशिश ना करे। देखिए, आपने भी अभी, जैसे शर्मा जी आपने भी बताया कि 2013 तक ये डिजिटल रेप सिर्फ छेड़छाड़ में आता था। 2013 में एक कमेटी बनाई गई, न्यायमूर्ति वर्मा जी की अध्यक्षता में ये कमेटी बनी, उन्होंने कुछ सुझाव दिए, उसमें डिजिटल उसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का इस्तेमाल जो करना, ये रेप की श्रेणी में आता है। ये उसके बाद से ये कानून बने हैं अब, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है उसके हिसाब से ये निर्भर करता है कौन कितना। मैं इसका कोई राजनीतिकरण नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इसका सख्ती से पालन होना चाहिए। नहीं आलोक जी, आप जो बात कह रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में तो आप ही की सरकार है, आप कह रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है, इसका एग्जीक्यूशन कितना हो रहा है, सख्ती से होना चाहिए। तो आप तो सत्ता पक्ष की तरफ से बैठे हुए हैं, यानी कि आप अपनी सरकार के बारे में कह रहे हैं कि यानी कि इसका सख्ती से पालन नहीं हो रहा है, इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है और इसके बारे में कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मैंने आपसे तो, मैंने शर्मा जी, अजय शर्मा जी, अपने शब्द मेरे ऊपर, अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। आप अपने शब्द आप मेरे मुंह में मत डालिए। मेरा सिर्फ एक बात कहना है, शर्मा जी प्लीज, शर्मा जी, लक्ष्मीकांत शर्मा जी प्लीज, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपकी बड़ा इज्जत करता हूं। पहले 1 मिनट अजय शर्मा जी की बात का मुझे जवाब देने दीजिए। अजय शर्मा जी, आप जो अपने शब्द मेरे मुंह में डाल रहे हैं वो मैंने ये कहा कि नोएडा में जो घटना हुई है, सामने आने के बाद तत्काल उस पर किस स्तर पर कार्रवाई की जा रही है, वो ये होता है इम्प्लीमेंटेशन। अगर ये होता है कि अगर कोई दूसरा राज्य होता है या कहीं पे वो होता है तो उस हिसाब से उसको चलने देता, या फिर मुलायम सिंह जी ने जैसे कहा था अगर बच्चे हैं गलतियां हो जाती है, वो भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कानून के साथ में रहने वाली पार्टी है। ठीक है, आपकी बात मैंने समझ ली। लक्ष्मीकांत जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं और मैं पीछे दूंगा कि दोनों को एक फ्रेम में ले आए। लक्ष्मीकांत जी, अजय भाई, अजय जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये ऐसा एक विषय है जिस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये सामाजिक विषय है, ये राजनीतिक विषय नहीं है। लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख हुआ जब आलोक जी ने जिक्र किया, सीधे योगी जी को बीच में ले आए, वो कि सीधे योगी सरकार बीच में आ गई उसके। अगर योगी सरकार बीच में आती है साहब, तो आलोक जी, कुलदीप सेंगर कौन था जिसने पूरे के पूरे पहले एक रेप के अंदर जो जिसका चार्जेस में जो आया है, जिसने रेप किया। लक्ष्मीकांत जी, कहां चले गए आप? नहीं वो इसलिए दो युवा लड़कों का साथ, फिर तो देखिए वहां से बात उठेगी ना। 1 मिनट अजय जी, 27 साल, फिर तो 27 साल। आलोक भाई जरा चुप, अब मैं चुप रहा ना, अब चुप रहिए जरा, आप थोड़ा सुनिए। मैं अजय भाई इसलिए जाना पड़ा कि आलोक जी ने योगी जी को बीच में घुसेड़ दिया। मैं जबकि चाहता नहीं था कि इसमें भाजपा या कांग्रेस की कोई बात हो, इसमें सीधे तौर पर सामाजिक बात हो, क्योंकि रेप कोई राजनीतिक नहीं है। राजनीतिक व्यक्ति ये नहीं है कि राजनीतिक लायबिलिटी लेके होता है। रेप एक अपराध है, एक ऐसा क्राइम है जो पूरे बच्चे की जिंदगी खराब कर देता है, तो पूरे परिवार की जिंदगी तबाह कर देता है, पूरे परिवार की बर्बादी का कारण जो बनता है, उसमें राजनीति किस लिए? इस बारे में कि एक बच्चे के साथ में यदि ये होता है या किसी के साथ में ये होता है तो उसकी परिवार पे क्या गुजरती है, वो परिवार किस तरह की मानसिक वेदना से गुजरता है, उसका जो भविष्य है बच्चे का वो उस पर क्या असर पड़ता है, ये सोचिए ना। आप जो है बात कर रहे हैं, आप जरा सी देर में जो है समाचार जो है राजनीतिक विश्लेषक बन जाते हैं, राजनीति की बात करने लगते हैं या कानून की धाराएं गिनाने लगते हैं, लेकिन समाज में क्या असर पड़ रहा है ये देखिए, तरह से बताएंगे आपको कि समाज में क्या असर पड़ता है, बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ता है, उसके मनोज्ञान पे क्या असर पड़ता है, उसके जीवन पे क्या असर पड़ता है, उसके ऊपर बेरोजगारी पे क्या असर पड़ता है, इसके ऊपर। या आप देखिए, चर्चा इसके ऊपर होनी चाहिए, ना कि इसके ऊपर कि भाई
जी जी जी। मैंने कहा कि राजनीतिक, ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये जैसे एक कि परिवार का, अभी बच्चों की जिंदगी की तबाही का मसला है। लक्ष्मीकांत जी सुन अभी लीजिए, जैसे सुन कि लीजिए, मेघना जी कुछ कह रही हैं। अभी जैसे कि लक्ष्मीकांत भाई साहब ने कहा कि संस्कारों से होता है, तो संस्कार तो परिवार से ही मिलते हैं। यदि माँ बाप, जी आज की इतनी भागदौड़ की जिंदगी है, यदि माँ बाप अपने बच्चों को उतना पर्याप्त समय नहीं देंगे, तो बच्चे को वो एक कहते भी हैं हम लोग कि अगर आपने अपने बच्चे को प्यार नहीं किया, नहीं मिला, तो कहीं वो दूसरी जगह प्यार करने लग जाएगा। तो एक ये चीज ध्यान मेघना रखना जी, चाहिए। मेघना जी आपको रोकना चाहूंगी। मेघना जी आपको रोकना चाहूंगी। देखिए, आपने आप जो कहा है कि मेघना जी, परिवार प्यार में वाली ऐसी बात यहाँ घटनाएं पर हो नहीं है। रही हैं। यहाँ पर एक बच्चा प्रकरण, अजय एक मिनट, सर, रचना 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 रचना, रुक जाओ रचना, रुक जाओ। देखिए, यहाँ पर प्यार वाली बात नहीं है, यहाँ पर एक अपराध हुआ है, इस हम यौन अपराध की बात कर रहे हैं, हाँ, डिजिटल रेप की बात कर उसी रहे पे हैं। आ रहे हैं आलोक जी। एक मिनट, एक आलोक मिनट, एक जी मिनट, उसी एक पर आ मिनट, रहे हैं। मेघना जी सुन जी लीजिए, मेघना जी सुन लीजिए। न्यूज रूम से मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है, रचना सिंह। रचना सिंह अपनी बात रखेंगी, रचना सिंह पूरी जानकारी देंगी इसके जी मामले में। जी रचना, अपनी जानकारी मेघना दीजिए, जी, जिससे पैनल अच्छी तरह समझ मेघना ले जी, कि जैसा कि आखिरकार आपने डिजिटल रेप पहले है भी, क्या। जी जी जी, मेघना जी, सबसे पहले आपने बोला कि परिवार के जो संस्कार है, जो बेटे बेटियों को मिलने चाहिए, ये बताइए आप जरा हमें। बेशक परिवार से हमें संस्कार मिलने चाहिए, लेकिन ये घटनाएं तो परिवार की हो रही है ना। किसी नहीं के नहीं नहीं, चाचा, मैंने किसी के ताऊ, किसी के चाचा। आप समझ नहीं मेरी बातों को। ये घटनाएं हाँ तो मैं परिवार समझ से ही रही हूँ। शुरू हो रही है ना। यौन उत्पीड़न परिवार से ही शुरू हो रहा है। क्या बोलेंगे आप? मैं उसी पे बोल रही हूँ रचना जी कि संस्कार परिवार से मिलता है। और जो भाई साहब ने बोला कि संस्कारों की जरूरत है, तो संस्कार पर परिवार से ही मिलते हैं। और हमारे आदरणीय बेशक भाई साहब ने परिवार से कहा मिलते कि हैं, पर जिसमें कौन आज कि आज जो चलिए, पारिवारिक ठीक है, माहौल है, ठीक है, उसमें ठीक है, ठीक है, सबसे ठीक है, ज्यादा रचना, ठीक है, जानकारी की जरूरत है। ठीक है, रचना हो गया, रचना ठीक जी, है, मेरा ठीक है, रचना, रचना मेरा हो गया। कहने का एक मिनट। तात्पर्य ये है कि हम अपने जी जी। बच्चों को उतना समझें, उतना समय दें कि हम बच्चों को हम्म। देख के उनको समझ सकें कि उनके वो समस्या में है, या कोई उनके साथ कोई घटना घटित हो रही है, वो किस स्थिति एक परिस्थिति में संवाद है, कायम यदि किया हम जाए, समय बच्चों नहीं के साथ देते में हैं। समय दिया जाए, है ना, आप जो जी, कहना चाहती हैं, समय बच्चों से दीजिए। संवाद कायम जी, किया जाए, बच्चों को समय दिया जाए। और हम पूरी नजर रखें। ये नजर रखनी भी तो जरूरी है ना, ये मेघना जी, कि जो परिवार में बिल्कुल जिन जरूरी, बिल्कुल। एटमोस्फेयर है, जैसे भी ये मामला आया नोएडा का, 81 साल का बुजुर्ग है, और वो जो बच्चों के साथ रह रहा है, लोगों लग रहा है कि ये संरक्षक है ना, गार्जियन है, लेकिन हो क्या रहा है ये किसी को नहीं पता। अब ये घर के अंदर जितने भी हैं, चाहे वो बड़े बड़े घरों के अंदर आप देखें, तो वो जो है घरेलू नौकर भी हो सकता है, घर का बुजुर्ग भी हो सकता है। ऐसे ऐसे भी मामले हमारे सामने आए हैं कि जैसे पहले पोस्टमैन आता था, दूधिया आता था, डाकिया आता था, या जो और जो घर में किसी भी तरह का व्यक्ति आता है, वो महिलाओं को आसानी से शिकार बना देता है। या फिर दूर की रिश्तेदारी का कोई व्यक्ति आया, उसने शिकार बनाने की कोशिश की। तो ये जो समस्याएं हैं, ये समाज के अंदर एक विकृति के रूप में है, और ये संस्कारों से ही दूर होंगी। हम अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि वो जो है दूसरों के बच्चों के साथ में, या बड़े होने के बाद में छोटे बच्चों के साथ में, या महिलाओं के साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार ना करें, इस तरह की यौन हिंसा ना करें, जो शायद मैं समझ पाया हूँ जो मेघना जी अब कहना चाह रही है ना, ये कहना चाह रही हैं आप। सामाजिक सौहार्द की शिक्षा तो निश्चित तौर पे बचपन से मिलनी ही चाहिए। और अड़ोस पड़ोस में भी बच्चों के साथ में इतना घुलना मिलना रहना चाहिए कि बच्चे अगर माँ बाप से नहीं कह सके तो दूसरे बच्चों से कह सके। अब अगर हम बिल्कुल सही संस्कारों की बात। बात करें, तो हम लोग देखते हैं कि आजकल जो पालन घर चल गए हैं, माँ बाप अगर नौकरी करते हैं तो वो बच्चों को वहां छोड़ जाते हैं। वहां के कई बार ऑडियो वीडियो क्लिप आप लोगों ने भी देखे होंगे निश्चित तौर पे, कि वो दूध दुहा बच्चा होता है, और उसको वो जो केयर टेकर होती है वो उसमें, या घर पे भी रख लेते हैं कोई लोग केयर टेकर, तो वो बच्चों को मार पीट रहे होते हैं, खाना नहीं दे रहे होते हैं, बच्चे रो रहे होते हैं। इस तरीके की भी चीजें होती हैं, तो वहां पे हम संस्कारों को लागू नहीं कर सकते। लेकिन जब तक बच्चे थोड़े समझदार नहीं हो जाते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें हमारे ज्वाइंट फैमिली कल्चर वाला माहौल मिले, जिससे वो मानसिक रूप से उस लेवल पे सक्षम हो सके कि वो अच्छी बुरी चीजों को समझ सके, और इन सब चीजों में के लिए परिवार से वो माहौल मिले कि वो बिल्कुल बहुत निसंकोच अच्छी होकर अपने बात। परिवार के मैंने सामने मैंने अपनी मैंने बात आप मैंने आपका स्टैंड समझ लिया मेघना जी। आप सुन रहे हैं आलोक जी, जो मेघना जी कह रही हैं और लक्ष्मीकांत शर्मा जी, कि हमें बच्चों के अंदर एक ऐसी जोश, या मैं ये कहूं कि एक ऐसा आत्मविश्वास पैदा करना पड़ेगा, ऐसी शिक्षा देनी पड़ेगी कि अपने साथ होने वाले किसी भी दुर्व्यवहार के खिलाफ वो जो आवाज उठा